हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका NMN डार्क कॉरिडोर में। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है जो मैं आप सब से पूछना चाहूंगी। सवाल जो कभी शायद आपके जहन में भी आया हो, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। इन सारी कहानियों और लेटर्स के बीच जो हमें मिलते हैं, एक चीज हमेशा कॉमन होती है। वो एनर्जीज, वो शैडोज, वो रूह जो कभी हमें डराती है, कभी कुछ कहती है और कभी बस वहां होती है बिना किसी शोर के। लेकिन एक सवाल हमेशा हमें हैरान करती है, क्या ये सारी पैरानॉर्मल एनर्जीज वाकई ईवल होती है? क्या उनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना होता है, या फिर वो सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाना चाहती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। But remember, the answer to these questions might not be as simple as it seems. शिमला की ठंडी हवा, बर्फीली पहाड़ियां और हर तरफ फैली एक सुकून भरी खामोशी, जैसे जिंदगी वहीं रुक सी गई हो। लेकिन हर खामोशी में एक राज छुपा होता है, और हर पहाड़ के पीछे एक अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो नजरों से छुप जाता है, पर उसकी ठंडक हमेशा महसूस होती है। We received this letter from a retired couple, Mr. and Mrs. Joseph D'Souza, जो शिमला के एक पुराने कॉटेज में सुकून तलाशने गए थे। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो कुछ और ही था। आज की कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल द डार्क कॉरिडोर और हमें अपनी कहानी भेजने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो आइए जोसेफ की कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। हेलो, माय नेम इज जोसेफ डिसूजा। मैं और मेरी वाइफ मारिया 30 साल से साथ हैं और हमने अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट मोमेंट के बाद एक सपना देखा था, अपनी रिटायरमेंट का एक सुकून भरा आशियाना। 6 महीने पहले हमने शिमला के मॉल रोड से कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा कॉटेज खरीदा। नाम था विलो क्रीक कॉटेज। एक नाम जिसे सुनते ही काफी पुराना और नॉस्टैल्जिक लगता है। यह कॉटेज एक कच्ची पक्की पतली सी रोड के एंड पर था, जहां से दूर तक ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आती थी। टिम्बरवुड और स्टोन से बने इस कॉटेज का एक क्लासिक ब्रिटिश कॉलोनियल चार्म था। एक छोटी सी पोर्च थी, जहां से एक कच्चा रास्ता गार्डन की ओर जाता था। गार्डन के पार घने देवदार का जंगल था। पोर्च पर एक पुरानी रॉकिंग चेयर थी, जिसका वर्निश तो उतर चुका था, मगर चेयर मजबूत था। मैं अक्सर इस चेयर पर बैठकर इन वादियों में खो जाता था। घर का इंटीरियर भी बिल्कुल ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल का था। लकड़ी के फर्श, एंटीक फर्नीचर और वॉल्स पर लगे पेंटिंग्स जिसे शायद एक सेंचुरी पहले किसी आर्टिस्ट ने बनाई होंगी। बेडरूम्स आलीशान थे, उनमें ऊंची सीलिंग्स और एक चिमनी लगी थी। एक बड़ी सी खिड़की वाला कमरा था जो पीछे के गार्डन की तरफ खुलती थी, और गार्डन के पार एक ऐसी वैली जिसमें सुबह की धुंध धीरे धीरे उतरती थी। मानो हमें हमारा सुकून मिल गया था। मेरी वाइफ मारिया एक वार्म और थॉटफुल इंसान है। वी डोंट हैव एनी किड्स,
बस हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। मैं एक अकाउंटेंट था मुंबई के एक बड़े फाइनेंशियल फर्म में, जहां मेरा हर दिन फाइल्स, नंबर्स और डेडलाइंस के बीच निकलता था। यह एक मोनोटोनस रूटीन बन गया था। शायद उसी की वजह से धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो मैंने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि इन सब से दूर जाने का। मुझे हमेशा से पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन काम और जिम्मेदारियों के बीच कभी अपने इस शौक को पूरा करने का वक्त नहीं मिला। शिमला की ठंडी हवा, घने देवदार के पेड़ और वो सुकून जो यहां हर सुबह मिलती थी, उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि ये जगह मेरी बची खुची जिंदगी के लिए परफेक्ट है। हमें ये कॉटेज पहले दिन ही पसंद आ गया था। विलो क्रीक कॉटेज के साथ एक छोटी सी बैकयार्ड थी, जिसमें मारिया अपने हाथों से रोज और ट्यूलिप्स उगाती थी। चाहे वो सुबह की चाय पोर्च पर बैठकर पीना हो या शाम को फायरवुड जलाना, वहां बिताया हुआ हर पल बिल्कुल सपनों जैसा था। लेकिन जिंदगी कभी भी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती, है ना? शुरू के कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक था। रूटीन सिंपल थी। सुबह की चाय गार्डन में, दोपहर के टाइम थोड़ी बहुत पेंटिंग कर ली या फिर कभी कुछ लिख लिया। फिर शाम को फायरप्लेस के पास दोनों साथ में वक्त बिताते थे। लेकिन फिर अजीब चीजें शुरू होने लगी। सबसे पहले मारिया ने नोटिस की। डार्लिंग, हमें इस हाउस की वायरिंग रिपेयर करनी चाहिए। रात को अलग अलग लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। मुझे लगा शायद ओल्ड कॉटेज होने की वजह से वायरिंग की प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बात थोड़ी ज्यादा सीरियस होने लगी। मारिया ने कुछ हफ्ते बाद कंप्लेन करना शुरू कर दिया। आधी रात को उसकी नींद टूट जाती थी, मानो कोई उसे नींद से जगा देता हो। कभी कभी वो मुझे नींद से उठाकर कहती, जोसेफ उठो ना, देखो ऐसा लगा मुझे किसी ने अभी हाथ लगाया। और जब भी उसकी नींद टूटती थी वो पूरा घर चेक करने लग जाती, क्योंकि कभी रूम की लाइट फ्लिकर होती थी तो कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता था। वो हमेशा इस बात को हंसी में टालने की कोशिश करती थी और कहती, जोसेफ, लगता है हमने एक हॉन्टेड हाउस खरीद लिया है। मैं भी उसका मन हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहता, डार्लिंग, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं, फिक्र मत करो। लेकिन फिर एक रात लगभग 2 बजे के वक्त जोर जोर से दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से मेरी नींद टूट गई। मैंने तुरंत बेड के उस साइड देखा जहां मारिया सो रही थी, पर वो वहां नहीं थी। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की। तभी मुझे बाथरूम के अंदर से मारिया की आवाज सुनाई दी। जोसेफ, दरवाजा खोलो ना प्लीज, आई एम स्टक। जोसेफ! मैं तुरंत बाथरूम के पास गया और दरवाजा खोला। वो बाहर आई। वो थोड़ी घबराई हुई सी लगी। उसने कहा, पता नहीं, दरवाजा अंदर से बंद हो गया था, खोल ही नहीं पा रही थी मैं। तुम्हें नींद से जगा दिया, सॉरी। उसने बात को कैजुअली लिया और सोने चली गई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं उस वक्त उसे कुछ बोल नहीं पाया, पर एक बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, वो बाहर से लॉक था। यहां हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। मैं तो गहरी नींद में था, तो फिर हमारे रूम में कौन आया और किसने उस बाथरूम का दरवाजा लॉक किया? मारिया दिन भर की थकान के बाद जल्दी सो गई थी, पर
मैं तो रात भर खिड़की के बाहर अंधेरों को देखता रहा, मानो उन अंधेरों में कुछ था। कुछ दिनों में फिर से सब नॉर्मल हो गया और मैं वापस अपनी पेंटिंग पर दोबारा फोकस कर रहा था। सेकंड फ्लोर की बैल्कनी से पूरी वैली दिखाई देती थी। मुझे वो खूबसूरत व्यू अपने कैनवस पर कैप्चर करना था। इसके लिए मुझे कुछ नए कलर्स और एक्सेसरीज की जरूरत थी। मारिया को भी कुछ दिनों से मॉल रोड जाकर घूमने और शॉपिंग करने का मन हो रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि लंच भी बाहर ही करेंगे। दिन का वेदर परफेक्ट था, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा धूप, एकदम आइडियल। हमने मॉल रोड पर एक छोटी सी कैफे में लंच किया, जहां से रोड की हसल बसल देखने का अपना ही एक चार्म था। मारिया बहुत खुश लग रही थी और मजाक करते हुए बोली, जोसेफ, सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, हमें शिमला और एक्सप्लोर करना चाहिए। जोसेफ। शाम तक हम वापस कॉटेज पहुंच गए, लगभग 4 बजे के आसपास। मारिया तुरंत फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम चली गई और मैं किचन में चाय बना रहा था। शाम ढल रही थी और सनसेट के साथ चाय पीने का अपना ही एक मजा होता है ना। चाय बन ही रही थी तभी मारिया की आवाज सुनाई दी। वो बेडरूम से मुझे बुला रही थी। जोसेफ! जोसेफ! मैं गैस बंद करके तुरंत रूम की तरफ गया। जोसेफ! जोसेफ! वहां जो देखा वो थोड़ा अजीब था। मारिया रूम के बीच में खड़ी थी, उसके बाल गीले थे, वो सिर्फ टॉवल में थी और बुरी तरह से कांप रही थी। मारिया, क्या हुआ मारिया? मारिया! मुझे समझ नहीं आया कि वो ठंड की वजह से था या कुछ और। मैंने उसे शांत किया और जब वो थोड़ी शांत हुई, उसने बताया कि क्या हुआ था। मैं बाथरूम में थी और अचानक कोई दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगा। पहले मुझे लगा कि तुम हो, शायद मजाक कर रहे हो, लेकिन फिर जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगा, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्लाई, तुम्हें बुलाया, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज अचानक से बंद हो गई। जब मैं दरवाजा खोल के बाहर आई तो वहां कोई भी नहीं था। पर मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे उस नॉकिंग की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जबकि किचन हमारे बेडरूम के ठीक नीचे ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मारिया बहुत डिस्टर्ब थी और वो बार बार कुछ डार्क एनर्जी या सपनों के बारे में बोल रही थी। मैं बस ये सोच रहा था, शायद मुंबई की भीड़ और आवाज में इतने साल बिताने के बाद ये लोनलीनेस उसे डिस्टर्ब कर रही हो। एक नई जगह पे सेटल होने में टाइम लगता है, वक्त के साथ वो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी सेफ्टी के लिए मैंने उस बाथरूम का लॉक ही निकाल दिया। अब दरवाजा सिर्फ अंदर से बंद हो सकता था। उस रात मारिया थोड़ी रेस्टलेस थी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑनेस्टली मेरी ये ओवरथिंकिंग यहीं खत्म हो जाती अगर मैंने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस नहीं किया होता। मैं बाथरूम के अंदर था और मेरे हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। आई नो, मैंने मारिया से प्रॉमिस किया था कि मैं स्मोक नहीं करूंगा। अगर वो मुझे सिगरेट पीते हुए देख लेती तो शायद मुझे बहुत डांट पड़ती, पर ओल्ड हैबिट्स यू नो, इसलिए चुप चुप के सिगरेट पीना कोई एडवेंचर से कम नहीं था, इवन एट माई एज। बाथरूम के कोने में एक छोटी सी वेंटिलेशन विंडो है, वहां से आसमान और जंगल का नजारा दिखाई देता है। इट वॉज अ क्वाइट आफ्टरनून। मारिया शायद बैकयार्ड में थी या अपने रूम में नैप ले रही थी। कॉटेज इतना शांत था कि हर आवाज बस गूंज सी रही थी। मैं विंडो के बाहर देख रहा था, सब कुछ काम और स्टिल लग रहा था। एक सेकंड के लिए मैंने नजर विंडो से हटाई,
सिगरेट का ऐश बेसिन में गिराने के लिए, और मुझे लगा मैंने कुछ देखा। शायद किसी का सर विंडो से झांक रहा था। मैंने तुरंत विंडो की तरफ देखा, पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका बाथरूम में घुसा और साथ में किसी पंछी की आवाज सुनाई दी। मैं अपने आप पर हंसने लगा। यार, यहां इतनी शांति है कि दिमाग ही मेरे साथ खेल खेल रहा है। शांत जगह पे रहने की आदत जो नहीं है ना, और अब तो यहां हर चीज में एक परछाई दिखाई देने लगती है। मैं अपने ख्यालों में फिर खो गया था। सिगरेट का धुआं हवा में गुम होता जा रहा था और मुझे नींद आने लग गई थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। एकदम से मैं फ्रीज हो गया। वो खांसने की आवाज बिल्कुल विंडो के पास से आ रही थी, जैसे कोई सिगरेट के धुएं से इरिटेट हो गया हो। मैंने तुरंत सिगरेट बुझा दी, पर वो खांसने की आवाज तब भी आ रही थी। आवाज सुनकर लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो बार बार खांस रहा हो। मैंने बुझी हुई सिगरेट को डस्टबिन में फेंका और धीरे धीरे विंडो की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तब एक बात अचानक मेरे दिमाग में क्लिक हुई। ये विंडो, ये बाथरूम, ये तो सेकंड फ्लोर पर है और विंडो के नीचे सीधा खाई है। बाहर कोई हो ही नहीं सकता, खासकर एक बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं विंडो के पास गया। मैंने बाहर झांक कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ घने जंगल, पहाड़ और दूर दूर तक फैली खामोशी। एक सवाल दिमाग में घूमने लगा, क्या मैं पागल हो रहा हूं या सच में ये घर हॉन्टेड है? कुछ दिनों तक मैं हर आवाज और हर हरकतों पर ध्यान देने लगा। जो भी पिछले कुछ दिनों में हुआ था उसने मुझे बेचैन कर दिया था। शायद मारिया ने भी नोटिस किया, क्योंकि एक दिन उसने कैजुअली मुझसे पूछा, क्या हुआ जोसेफ, तुम ठीक हो? आजकल तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। कुछ हुआ है क्या? फिर सोचा कि कुछ बोल दूं, लेकिन मैंने बात घुमाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिनों से नींद ठीक से नहीं हो रही। मुझे लगा बात खत्म हो गई, पर उसके बाद जो कुछ मारिया ने कहा उसे सुनने के बाद मैं शॉक्ड हो गया। मुझे भी नहीं आ रही है। मुझे लगातार किसी का सपना आ रहा है। मैंने हंसकर कहा, ओह, तो आजकल कोई सपनों में भी आने लगा है। वो सीरियस हो गई। नहीं जोसेफ, एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उसे 2-3 बार सपने में देखा। कभी रूम के कोने में खड़े हुए देखा, कभी बेड के पास और कभी बैकयार्ड के फेंस के पास। लगभग 5-6 साल का होगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसकी बात सुनकर मुझे वो खांसने की आवाज याद आई जो मैंने बाथरूम के विंडो के पास सुनी थी। वो भी एक बच्चे की लग रही थी। मैं हमेशा लॉजिक और फैक्ट्स में बिलीव करता हूं, लेकिन ये सब मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। तो क्या हम दोनों एक ही वक्त पर हेल्यूसिनेट कर रहे थे या फिर कुछ और ही हो रहा था? फिर एक शाम मैं पोर्च पर अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा था, गर्म चाय की चुस्की के साथ वादियों में खुले आसमान के नीचे अपने ही ख्यालों में डूबा था। मारिया अंदर गई थी अपनी चाय लेने। बस 1-2 मिनट ही हुए थे कि तभी एक जोर से आवाज आई, जैसे कुछ टूट गया हो। मैं तुरंत उठकर अंदर दौड़ा। किचन के कॉरिडोर के पास मारिया फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसके आसपास चाय के कप्स और टीपॉट के टुकड़े बिखरे हुए थे। वो गिर गई थी। मैंने उसे जल्दी से उठाया। एक पल के लिए मुझे लगा, जब मैं अंदर आया तब कर्टेन के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन मेरे पास और कुछ सोचने का वक्त नहीं था। मैंने तुरंत उसे उठाया, बेडरूम में ले गया और बेड पर लिटा दिया। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। संडे था,
इसलिए क्लिनिक बंद था, पर डॉक्टर घर आने को राजी हो गए थे। उन्होंने मारिया को चेक किया और कहा, यह सदमे में है, रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मैंने सोचा कि शायद फ्लोर स्लिपरी था, इस वजह से वो फिसल गई होगी। लेकिन उस रात जब मारिया थोड़ा बेटर फील कर रही थी, उसने एक बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जोसेफ, जब मैं किचन से पोर्च की तरफ जा रही थी ना, तब मैंने एक बच्चे को देखा। कॉरिडोर से भाग रहा था, पोर्च से बैकयार्ड की तरफ। मैं चुप हो गया। फिर उसने कहा, वो मुझे देख रहा था। वो मुझे देखकर रुक गया। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और फिर गायब हो गया। आई स्वेयर, वो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल हवा में घुल गया। ओह जीसस। मारिया बहुत सहमी हुई लग रही थी। इससे पहले मैंने उसे कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। हम दोनों कैथलिक्स हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं। मैं उतना रिलीजियस नहीं हूं, लेकिन मारिया गॉड पर बिलीव करती है। और अब वो पूरी तरह से ये मानना शुरू कर चुकी थी कि यह घर सच में हॉन्टेड है। अब ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, लेकिन अब एक बात तो क्लियर हो चुकी थी। वेलो क्रीक कॉटेज में जो कुछ भी हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो हमें कुछ दिखाना, कुछ बताना चाहता था। अक्सर मैं सोचता हूं कि हर कहानी की एक एंडिंग होती है। शायद जो कुछ हमारे साथ हो रहा था उसका जवाब इस घर के पहले ओनर के पास हो। तो अगले दिन थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि मिसेस कपूर को फोन करूं, जो इस घर की लास्ट ओनर थी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सीधा पॉइंट पर आया। मैंने उनसे कहा, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, मगर मुझे कुछ अजीब बातें आपसे शेयर करनी है। मेरी वाइफ को लग रहा है कि शायद यहां कोई और भी रहता है, मे बी कोई बच्चा, और वो उसके सपनों में आता रहता है। मैं ये सब नहीं मानता, बट लास्ट नाइट माई वाइफ सॉ हिम अगेन। उसे देखकर वो बेहोश हो गई थी। कॉरिडोर में उसे एक बच्चा भागते हुए दिखा था, जो उसके आंखों के सामने गायब हो गया। क्या इस इंसिडेंट से रिलेटेड इस घर में ऐसा कुछ पहले हुआ था, या ऐसा कुछ है जो आप लोग जानते हैं? कुछ देर के लिए वो बिल्कुल शांत हो गई और फिर मिसेस कपूर फोन पर रो पड़ी। फिर उनके हस्बैंड ने फोन लिया और उन्हें शांत करने लगे। फिर उन्होंने मुझे बताया, ये घर हमने कुछ साल पहले लिया था, वैकेशन हाउस के लिए, सिर्फ वीकेंड्स और हॉलीडेज के लिए। तब हमारा एक बेटा था, रोहन। उसे हम प्यार से रो रो बुलाते थे। बहुत नटखट था, हमेशा शरारत करता रहता था, हर वक्त इधर उधर भागता रहता था। उनकी बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने कहा, एक दिन रोहन कुछ ज्यादा ही शैतानी कर रहा था। मेरी वाइफ ने उसे पनिशमेंट देने के लिए बाथरूम में उसे लॉक कर दिया। शरारती था, अंदर से भागने की फिराक में था, शायद बाथरूम की छोटी सी विंडो के थ्रू ही। और फिर वो रुक गए और बोल नहीं पाए। मैं उनकी बात खुद समझ गया था। बाथरूम के नीचे जो खाई है, वहां अगर कोई गिर जाए बचना पॉसिबल नहीं है। कपूर फैमिली ने घर 1 महीने के अंदर बेच दिया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। मिसेस कपूर ने अपने आप को कभी माफ नहीं किया और वो थेरेपी में चली गई। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका रोहन यहां इतने सालों के बाद आज भी हो सकता है।
अगले दिन मिस्टर और मिसेस कपूर शिमला आए। वो अपने साथ एक प्रिस्ट ले आए थे जो क्लेंजिंग रिचुअल करने वाले थे। रिचुअल की तैयारी शुरू हुई। मेरी नजर मिसेस कपूर पर गई। एक मां जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, उस मां का दर्द बयान करना बहुत मुश्किल है। मारिया उनके साथ पूरे दिन एक परछाई की तरह थी, हर वक्त उनका हाथ पकड़े, उन्हें सपोर्ट करते हुए। रिचुअल के दौरान एक अजीब सी हैवीनेस थी। प्रिस्ट ने रिचुअल शुरू किया, कैंडल्स जलाई और मिसेस कपूर से कहा कि वो रोहन से मन में बात करें, उन्हें अपनी गिल्ट और अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए कहा। शाम को मैं और मिस्टर कपूर बैकयार्ड में बैठकर बात कर रहे थे। आई वॉज थिंकिंग, रोहन ने कभी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मिस्टर कपूर भी शायद यही सोच रहे थे। मेरी तरफ मुड़कर बोले, रोहन को गेस्ट्स बहुत पसंद थे, उसे कंपनी चाहिए होती थी। शायद इसीलिए उसने आप लोगों को अपने होने का एहसास दिलाया हो। मैं सोचता हूं मेरी वाइफ को कभी कभी यहां आने देना चाहिए। मैंने अग्री करते हुए बोला, हाँ, वो खुद शायद यहां थोड़ा क्लोज फील करें। कपूर फैमिली शाम को ही चले गए। मारिया अब किचन में डिनर बना रही थी। घर का माहौल शांत है, खामोश सी, लेकिन कहीं एक सूनापन था, एक एम्प्टीनेस, जैसे कुछ या कोई चला गया हो। मुझे नहीं पता ये कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन एक बात तो क्लियर थी, रोहन अब यहां नहीं है। शायद वो यहां अटका हुआ था, या वो बस ये दिखाना चाहता था कि वो एग्जिस्ट करता है। जो भी हो, मैं दिल से यही प्रे करूंगा कि वो जहां कहीं भी हो, खुश रहे। May his soul find peace and may he be free from the turmoil that kept him bound. Thanks for listening. Joseph D'Souza. Well, that's heavy. यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक छोटा सा बच्चा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो सबसे ज्यादा बुरा मिसेस कपूर के लिए लग रहा है। सोचो, एक मां का गिल्ट, वो दर्द जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब रोहन की कोई गलती भी नहीं थी, वो बस बाथरूम से भागना चाहता था। एक छोटी सी शरारत की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली। कांट इवन इमेजिन मिसेस कपूर के लिए ये सब कितना टफ होगा टू डील विद दिस। पर शायद अब रोहन की आत्मा को शांति मिल गई है। जोसेफ एंड मारिया रियली हेल्प्ड रोहन टू बी फ्री। रोहन को जरूरत थी कि कोई उसकी स्टोरी को एंड करे, उसकी आत्मा को शांति मिले। बट क्या हर कहानी का एंड वैसे होता है जैसे यहां हुआ? ये शायद कभी कभी स्पिरिट सिर्फ अटकी रहती है, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। Think and let me know in the comment section. That's all for tonight's episode of The Dark Corridor. अगर आपके पास भी जोसेफ डिसूजा जैसी लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो रियल है, जो दिल को छू जाती है, या शायद एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती है, हमें जरूर लिखिए। Until next time, keep your lights on, stay safe, stay curious, and remember, कभी-कभी कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी अपनी परछाइयों में जिंदा रह जाती है, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें देखे। और हर बार ये परछाइयां मासूम हो, ये जरूरी नहीं है।
Take care and see you soon.